अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने लगे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हमने 9th क्लास में जब केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी तो हमने कहा था कि केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री वगैरह। हमने बहुत सारी मुख्तलिफ ब्रांचेस पढ़ी थी केमिस्ट्री की। तो ये उसका एक लेक्चर है जिसे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन और ट्रांजिशन मेटल्स और मुख्तलिफ चीज़ें, वो सारी हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। लेकिन हमने कहा था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोकार्बन के और इनके डेरिवेटिव्स को डील करते हैं। यानी ऐसे जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन जो होती है वो आपको इतना पता होगा कि ये 4 बॉन्ड बनाती है, और इसी तरीके से इसे अल्केन कहा जाता है। ये सारों से सिंपल मॉलिक्यूल है, इसे अल्केन कहा जाता है। यानी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो ये इसे कहा जाता है अल्केन। और अल्केन में ये मीथेन होती है, इसका नाम है मीथेन अल्केन में। तो कार्बन की इसमें हाइड्रोकार्बन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी इसकी चीज़ें डील करते हैं। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोकार्बन की क्या होती हैं, इसके रिएक्शन, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी सारी चीज़ें यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं हाइड्रोकार्बन की जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो अब कार्बन की एक और भी एबिलिटी होती है कि कार्बन अपने आप से ही बहुत सारे बॉन्ड भी बनाता है। जिस तरह इसने कार्बन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, तो इस तरह कार्बन से भी मुख्तलिफ बॉन्ड बनाता है। तो बाकी ये वैलेंसी पूरी करने के लिए अपने साथ हाइड्रोजन मिला लेता है इधर। अब कार्बन ये लंबी चेन बना लेता है इसके साथ, और जितने मर्जी हम कार्बन जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, और बाकी ये वैलेंसी पूरी करते हैं, हाइड्रोजन साथ लगते रहेंगे। इसकी लंबी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाने की। इससे जब एक बॉन्ड बनाएगा इसे हम कहते हैं अल्केन। जब 2 बॉन्ड बनाएगा अपने कार्बन के साथ, इसे कहते हैं एल्कीन। यही कार्बन जब अपने कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसे कहते हैं अल्काइन। ये अल्केन हो गया, ये अल्कीन होगी और ये अल्काइन होगी। बाकी ये वैलेंसी पूरी करने के लिए अपने साथ हाइड्रोजन मिला लेंगे, ये 2 हाइड्रोजन मिला लेगा क्योंकि अल्कीन है। तो ये इस तरह कार्बन अपनी लिमिट, इसे कैटिनेशन भी कहते हैं। और बाकी CH2 होमोलोगेशन, जैसे एक CH2 बढ़ता जाए इसे होमोलोगेशन भी कहते हैं। ये सारे भी आएंगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सारों से हम पहले पढ़ते हैं कि द स्टडी ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन एंड देयर प्रॉपर्टीज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये होती है कि इसमें हम कार्बन और उसके साथ उसके रिलेटेड कंपाउंड को डील करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड, इसमें बॉन्ड एंगल आ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाती है, उसके बाद बॉन्ड आर्डर वगैरह आ जाते हैं। यानी इनके दरमियान ये बॉन्ड आर्डर निकालने के तरीके भी होते हैं, यानी कितने बॉन्ड इन दोनों के दरमियान होंगे। हाउएवर, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कार्बोनेट, कार्बाइड आर कंसीडर्ड टू बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी ये कुछ दिए हुए कार्बोनेट, कार्बाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पढ़े जाते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़े जाते। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ ज्यादा डील कर रही होती हैं, उनसे ज्यादा रिलेट कर रही होती हैं। जिस तरह इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके साथ ज्यादा मैच कर रही होती हैं। इसलिए दिस इज बिकॉज दे हैव टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक से ज्यादा रिलेट कर रही होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जारी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो वाइटल, बहुत अहम रोल प्ले करते हैं लिविंग थिंग्स की बॉडीज में। जो प्रोडक्ट होते हैं यानी ये सारी आ जाते हैं, जिस तरह के रबड़ आ गया, उसके बाद पाइप्स वगैरह आ गए, रबड़, पॉलीमर इंडस्ट्री पूरी आ गई, ये सारी ऑर्गेनिक में आ जाती है। ये पाइप, ये पॉलीथीन, ये जितनी भी कार्बन सारे रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, इनसे बड़ी बड़ी पॉलीमर्स बनते हैं। पॉलीथीन, पॉलीएक्राइलेट, इस तरह मुख्तलिफ पॉलीमर्स के मुख्तलिफ जो नाम होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। फाइबर हो गए, पेंट्स वगैरह हो गए, स्वीटनर्स हो गए, और उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये पूरी की पूरी इस तरह इसके ऊपर डील कर रही है। सारी इससे बिलोंग कर रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो दवाइयाँ वगैरह बन रहे हैं, मेडिसिन, उसमें कार्बन आ जाते हैं। सल्फर ड्रग्स, उसमें क्योंकि कार्बन इन्वॉल्व हो रहा होता है, बीच में कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह आ रहते हैं। इसमें फिर मुख्तलिफ साइकिल्स, जो आप अगर किसी ड्रग्स की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मुख्तलिफ बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में डील की जाती हैं। ये अल्फा ट्रिपनियोल बनाया जाता है। ये जितने भी अल्फा ट्रिपनियोल कंपाउंड होते हैं ये ट्रिपीन्स में आते हैं।
नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अल्कालॉइड्स आ जाते हैं, ट्रपीन्स आ जाते हैं, उसके बाद इनमें और मुख्तलिफ नेचुरल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह का अगर आप स्ट्रक्चर देख लें तो उसमें मुख्तलिफ उसमें कार्बन की लंबी लंबी 4 पूरे बड़े बड़े रिंग्स होते हैं। वो भी आपके लेवल का नहीं है, इसलिए मैं इधर बेहतर आपको समझाना बेहतर नहीं समझता, लेकिन ये फिलहाल आपको आइडिया होना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल और ये ट्रपीन्स, अल्कालॉइड, ये सारे सारे ड्रग्स, और उसके बाद मुख्तलिफ जो नेचुरल सल्फर ड्रग्स और मुख्तलिफ एक्सरसाइज की जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके बाद पेंट, पॉलीमर इंडस्ट्री, सारी की सारी पॉलिश वगैरह जो बनती हैं, उसके बाद और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, क्रीम्स वगैरह, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कार्बन हाइड्रोजन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद इन एडिशन उसके बाद परफ्यूम्स वगैरह हो गई, ये भी सारी इन एडिशन ये सोप। उसके बाद कहा जाता है कि ये सोप और जो डिटर्जेंट होते हैं, ये जो साबुन बनाए जाते हैं, उसके बाद डिटर्जेंट, ये सर्फ वगैरह जो होते हैं, ये सारे ये जो सॉल्वे प्रोसेस आगे मेरे ख्याल से इसी में है, या 9th क्लास के चैप्टर में ये सॉल्वे प्रोसेस है, जो सर्फ बनाने का प्रोसेस होता है उसे सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। बट इन एडिशन द एनर्जी ऑन विच रिलाई हैवीली इज बेस्ड मोस्टली ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल्स फाउंड इन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम पेट्रोल वगैरह इनकी रिफाइनरी वगैरह की जाती है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैचलर भी करवाया जाता है। जब आप BS केमिस्ट्री वगैरह करते हो स्पेशलाइजेशन में, या इनऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन होती है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या एनालिटिकल में, तो उसमें यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन की होती है वो फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी कहीं कहीं जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर से आप शुरू होते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स परवेड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी हर चीज़ में तकरीबन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। वी यूज 1000 ऑफ कार्बन कंपाउंड एवरी डे, हम तकरीबन हज़ारों किस्म के जो कार्बन कंपाउंड होते हैं हम रोजाना इस्तेमाल करना। जैसे कि अभी मैंने इतने ज़्यादा नाम लिए दवाइयाँ, आप इस तरह बहुत ज़्यादा पेनाडोल, डिस्प्रिन, या आप कितनी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन वगैरह आ रही होती है। कैरिंग आउट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस विद इन आवर बॉडी, हमारे अंदर इनके कई सारे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं हमारे अंदर। देखा जाए तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होते हैं, ग्लूकोज और लिपिड, उनमें भी कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, इन सारों के अंदर कार्बन इन्वॉल्व है। उसके बाद जो प्रोटीन होती है उसमें अमीनो एसिड का फार्मूला है, ये होता है RNH2 COOH RCHNH2। तो ये अमीनो एसिड का अगर हम कहें फार्मूला, तो उसमें भी कार्बन इन्वॉल्व है। ये भी एक किस्म का हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन बीच में आ जाते हैं। तो यानी हर चीज़ में बेसिकली ये इन्वॉल्व हो रही है। मैनी ऑफ देम आर सो वाइटल, बाज़ का तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनके बगैर रह भी नहीं सकते। और डिटेल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेल स्टडी करें तो वो ये बताते हैं कि जो कार्बन होती है वो in their essential constituent in combination with hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur। क्योंकि जारी बात है, कार्बन जैसा कि बॉन्ड बनाता है, इस तरह कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड हो, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, कार्बन का सल्फर के साथ बॉन्ड हो, इस तरह कार्बन और भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ बनाती है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है, जिस तरह हमने पढ़ा था। ये इस तरह मुख्तलिफ, जैसे कि इधर आपने देखा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है, इधर आपने देखा कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, इधर आपने देखा कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इस तरह मुख्तलिफ ये बॉन्ड बनाती है। उसके बाद इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनको फिर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनके हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स कहा जाता है, और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाते हैं। केमिकल डाइवर्सिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी केमिकल डाइवर्सिटी क्या होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। डाइवर्सिटी कहते हैं मुख्तलिफ डाइवर्स, यानी कितनी ये डाइवर्स है, कितना ज़्यादा फैला है, कितना ज़्यादा वास्ट है। कार्बन हैज़ अ 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस, जैसे कि हमने कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये तो आपको पता ही होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये तो बहुत बेसिक है। यानी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p 2 आ जाता है, क्योंकि इसके प्रोटॉन नंबर इसका 6 होता है। प्रोटॉन नंबर इसका Z से शो होता है ना, प्रोटॉन नंबर 6 होता है। हम प्रोटॉन नंबर ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है इसका, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर वो 6 होता है। तो 2 2 4 और 2 6, तो ये 4 बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि ये 4th ग्रुप में भी है एक तो, और उसके बाद
ये 2 और 2 इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो ये 4 इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 4 और चाहिए, तो एक ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाते तो ये एक इसके साथ मैच कर जाते हैं। अगर इसको फायर करो हाइड्रोजन से रिप्लेस कर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इस तरह आ जाते हैं, क्रॉस डॉट एंड क्रॉस, जैसा कि आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन। तो इस तरह ये 4 बॉन्ड अपने बनाते हैं, तो इसकी लेंसी पूरी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये अब 4 बॉन्ड बनाता है और इसकी एबिलिटी होती है टू बॉन्ड टू ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन। और जो मैंने आपको बताया था कार्बन अपने ही कार्बन के साथ लंबी लंबी लॉन्ग चेन बना लेते हैं और इसे कैटिनेशन कहा जाता है, यानी इसकी जो एबिलिटी होती है अपने कार्बन के साथ लंबी लंबी चेन बनाने की, उसे कैटिनेशन कहा जाता है। देयर अपीयर टू बी ऑलमोस्ट नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कार्बन कैन फॉर्म, यानी कार्बन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आइसोब्यूटेन उसे आइसो जैसे कि आइसोमर्स उन्हें कहा जाता है, जैसा कि एक एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, वो मैं बताता हूँ। एक नॉर्मल ब्यूटेन है, एक आइसोब्यूटेन है, यानी जब कार्बन चार कार्बन आपस में जुड़ी होती है उसे ब्यूटेन कहा जाता है। इस तरह बाकी आप अपनी वैलेंसी पूरी कर सकते हैं कि इधर एक हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर 2 और ये 3। अब इसे कहा जाता है ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन जब होगी उसे ब्यूटेन कहा जाता है। यह आपने याद करने पड़ेंगे कि एक जब कार्बन होता है तो उसे मीथेन कहा जाता है, जब 2 कार्बन होते हैं उसे ईथेन कहा जाता है, जब 3 कार्बन होते हैं उसे प्रोपेन कहा जाता है, जब 4 होते हैं तो उसे ब्यूटेन कहा जाता है, जब 5 होते हैं उसे पेंटेन कहा जाता है, जब 6 होते हैं उसे हेक्सेन कहा जाता है, जब 7 होते हैं उसे हेप्टेन कहा जाता है, जब 8 होते हैं उसे ऑक्टेन कहा जाता है, जब 9 होते हैं उसे नोनेन कहा जाता है, जब 10 होते हैं उसे डिकेन कहा जाता है। लेकिन अब ये तो है 4 है, इसे ब्यूटेन कहा जाएगा। लेकिन अभी यही अगर कार्बन एक ऊपर चली जाए, यानी जैसे हमने बात की कि ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है, एक इधर आ जाए, बाकी इसकी यानी जरी बात है ये वैलेंसी हो जाएगी पूरी, इधर भी 3, इधर अब 1 फालतू आएगा, इधर अब 3 आएगी, इसे अब आइसोब्यूटेन कहा जाता है। अब ये अब 2 ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, एक ये और एक ये, इसे ब्यूटेन कहा जाता है, नॉर्मल ब्यूटेन लिखते हैं, और इससे कहा जाता है आइसोब्यूटेन। अच्छा, और इसी तरीके से अगर फर्ज करो इधर एक और आ जाए, इधर अगर एक, ये तो मैंने बात की थी ना ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की, अगर फर्ज करो इधर एक और आ जाए, इससे अब ये पेंटेन बन जाएगा। यानी जब 4 थे ब्यूटेन था तो वो 3 आइसोमर बना रहा था, 2 आइसोमर बना रहा था 2, और जब अब पेंटेन आ जाता है, जब 5 कार्बन वाला है, तो वो आप देखें कितने बनाएगा, ये तो हो गया आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन हो गया। ये अब नॉर्मल पेंटेन हो गया, ऊपर वाला 5 कार्बन है क्योंकि पेंट से 5 कार्बन। अब ये आइसोपेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन। अब इसका एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है, यानी आइसोपेंटेन, इससे अब न्यू पेंटेन कहा जाता है जब ये इस तरह बॉन्ड बना ले, बाकी ये अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा, 3 CH3 CH3 CH3, ये पेंटेन, ये आइसोपेंटेन और ये न्यू पेंटेन, इसे कहा जाता है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। जब ब्यूटेन था तो वो 2 बना रहा था, जब पेंटेन था तो वो 3 बना रहे हैं। ये अब इसकी कुछ बात की आइसोमर्स की। अब इनमें क्या डिफरेंस है, यानी आइसोमर्स क्या होते हैं, यानी कार्बन का नंबर और प्रोटॉन नंबर, जो कार्बन का जो नंबर होता है दैट आर द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी इसमें अब प्रोटॉन का नंबर और कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन का एटॉमिक जो प्रोटॉन के जो नंबर होते हैं, यानी जैसा कि एक कार्बन के जो नंबर है वो जब सेम हो, हाइड्रोजन का भी नंबर सेम है, लेकिन क्योंकि इसमें देखो 4-5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इनको आइसोमर्स कहा जाता है जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो इनमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका सेम होता है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो डिफरेंट में होती है, और इसे आइसोमरिज्म का फिनोमेनन कहा जाता है। द कार्बन चेन में कंटेन थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम फॉर दीज रीजन कार्बन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरियस साइज शेप एंड आइसोमर एनी अदर रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फिनोमेनन ऑफ आइसोमरिज्म। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत वास्ट किस्म के, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनफाइनाइट है, यानी खत्म ही नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसे आइसोमरिज्म की वजह से भी एक चीज़ है, क्योंकि इस तरह आइसोमर्स बनते जाते हैं, यानी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके भी कई आइसोमर्स होते हैं।
अब आ जाता है आइसोमर्स भी आपने पढ़ ली। अब आ जाता है कि 3 कंपाउंड्स होते हैं हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, यानी जो पेंटेन का होता है उसका फार्मूला C5H12 होता है। उसके बाद ये 3 एज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो आइसोमर्स का जो नंबर होता है वो भी बढ़ जाता है। जैसे हमने बात की कि ब्यूटेन में 3 थे, ब्यूटेन में 2 आइसोमर बन रहे थे, पेंटेन में 3 बन रहे थे। इसी तरीके से जब कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा आइसोमर्स उसके बढ़ते जाएंगे। हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं। तो उसके बाद कार्बन कैन आल्सो फॉर्म द स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। वो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कार्बन अपने सिंगल बॉन्ड भी बनाता है जिसे एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड भी कार्बन के साथ बनाता है जिसे एल्कीन कहते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन भी बनाता है जिसे एल्काइन कहते हैं। तो इनका यानी इसे बॉन्ड आर्डर कहते हैं, यानी अगर कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ तो बॉन्ड आर्डर 1 होता है। अगर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ तो उसे बॉन्ड आर्डर 2 कहते हैं। और कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कहने का ये मतलब है यानी एक बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन दोनों के दरमियान तो उसे एल्केन, अगर 2 तो अल्कीन, अगर 3 तो अल्काइन। तो इसे बॉन्ड आर्डर 1 है, इसका बॉन्ड आर्डर 2, इसका बॉन्ड आर्डर 3। उसके बाद द फर्दर इंक्रीज द नंबर इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर बढ़ जाता है। इसलिए मैंने बताया कि तकरीबन लिखा हुआ है कि 20 मिलियन नॉन केमिकल कंपाउंड्स हैं, दैट इज मोर देन 20 मिलियन नॉन कंपाउंड दीज ग्रुप्स। उन्होंने कहा कि इन मैनी फैक्ट्स मैनी कॉमन ग्रुप ऑफ एटम कैन अकर विद इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कई कॉमन ग्रुप जो होते हैं वो भी अकर करते हैं विद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप में ये आ जाते हैं कि जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इसके साथ ही अगर इस तरह लगाओ, यानी ये CH2 है इसी बॉन्ड में तो साथ ये लगाओ, इसे कहा जाता है ये फंक्शनल ग्रुप, इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहा जाता है COOH, इसका स्ट्रक्चर ये है। और इसके साथ अगर फर्ज करो मैं लगा दूं H है तो इसके साथ अगर मैं लगा दूं NH2 तो ये हो जाता है अमीन ग्रुप, तो इससे इनको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अगर इसी के साथ में लगा दूं 1 2 3 4, अगर इसी के साथ एक और लगा दें, कोई फर्ज करो इस तरह लगा दें कार्बोनिल ग्रुप, इससे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है इसको, तो ये एसीटोन बन जाता है, ये यानी CH3COO और ये CH3, इसको एसीटोन कहा जाता है। ये वाला चीज़ है जो है कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अगर फर्ज करो ये आ जाए CH3COO और H, इसे कहा जाता है HCO, तो इसे एल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है, या CHO कह देते हैं, CHO इसे एल्डिहाइड ग्रुप कह देते हैं। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की और होती हैं, अमीन की प्रॉपर्टीज और होती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये एसिड है और ये अमीन होता है, ये बेसिक होता है। उसके बाद एल्डिहाइड इसमें आ जाते हैं, ये COOH, ये एक अलग है, अमीन अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ये सारे के सारे ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसके कार्बन के ये वाला जब कार्बन के साथ लगे उसकी प्रॉपर्टीज और बना देगा, इसको इसमें चेंज कर दें तो इसकी प्रॉपर्टीज और होंगी। जब इसको चेंज कर दें एल्डिहाइड में तो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट और होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट और होगा, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और होगी, इनकी रिएक्शंस और होंगे, इनकी सिंथेसिस और होगी। तो उसके बाद ये एल्डिहाइड और एस्टर होते हैं। अब ये CH3COOR ये जो है ये एस्टर ग्रुप हो जाता है, COOR, इसकी प्रॉपर्टीज और होती हैं। इनके फिर फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस टेस्ट होते हैं, वो और होते हैं, यानी इनको डिटेल किस तरह पता चला जाए कि इस कंपाउंड में क्या चीज़ मौजूद है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसकी फिर आगे और मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। तो ये मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद अक्रंस, अब जनरल करैक्टरिस्टिक्स, मुख्तलिफ कुछ करैक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताए हुए हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं उनमें अक्रंस आ जाती है कि मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम द लिविंग थिंग्स और फ्रॉम द थिंग्स दैट वर वंस लिविंग, ज़्यादातर जो होते हैं वो उनसे आते हैं जो लिविंग थिंग्स आते हैं, जानदार चीज़ों से आते हैं, या तो फिर ऐसे चीज़ों से जो कि एक बार तकरीबन लाजमी जानदार हो, एक बार यानी वंस लिविंग, यानी एक बार वो जिंदा ज़रूर हो, उसके बाद दैट वर वंस लिविंग।
उसके बाद आ जाता है इसका कोवलेंट नेचर, यानी इनका नेचर जो होता है वो ये कोवलेंट होता है, यानी ये पूरे का पूरा, जैसे हमने पढ़े थे दो चीज़ें होती हैं, एक आयोनिक होता है और एक कोवलेंट होते हैं। आयोनिक वो होता है जो अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और कोवलेंट में हमने कहा था जिसमें शेयरिंग हो, वो पूरा डोनेट करके आयन में कन्वर्ट ना हो बल्कि वो शेयर करें दोनों। जैसे इधर अब कार्बन पूरा हाइड्रोजन को बांड नहीं दे रहा, इन दोनों ने शेयर किए हैं, इस बांड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। लाइक NaCl में हमने क्या कहा था कि ये Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव। Na पूरा दे देता है क्लोरीन को और क्लोरीन पूरा जाकर नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है कंपोजिशन। कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट, जारी बात है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो मौजूद होगा, इससे भी तो कंपोजिशन में कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, और उसके अलावा कार्बन के साथ सल्फर हो सकता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं और उसके बाद जैसे सल्फर जिलाइड्स में कार्बन के साथ सल्फर भी हम कह सकते हैं, फॉस्फोरस जिलाइड में कार्बन के साथ फॉस्फोरस हम कह सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जो ज़्यादातर एवेपोरेटिव होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, यानी इनका जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं, वोलेटाइल होते हैं, सो हैव लो मेल्टिंग एनवायरनमेंट, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कम होता है। सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर इन नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। जैसे वाटर का हमने पढ़ा था कि वाटर पोलर होता है, H2O बॉन्ड उसके अंदर होते हैं, पोलैरिटी क्रिएट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, तो ये इसमें नॉन पोलर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि दैट आर मोस्टली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ये ईथर के अंदर, बेंजीन के अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर यानी CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, और बेंजीन का ये ईथर का ये स्ट्रक्चर होता है ROR, और बेंजीन का C6H6 होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड का CH2। तो ये जो होते हैं इनके अंदर ये डिजॉल्व हो सकते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। और जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर, ये ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं, और यानी इनके अंदर इतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होती। पार्शियल अगर बनता है तो तकरीबन पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है। एक जैसे कि हमने बात की थी ना कि ये फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज बन जाता है, इसी तरह ये जो कार्बन वगैरह होते हैं उनमें जब बॉन्ड बनता है तो फर्ज करो अगर हम कोई कहें कि कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा देते हैं, जैसे कि फर्ज करो ये OH है, अब इस कार्बन के साथ अगर हम बात करें COO OR एस्टर फर्ज करो, ये भी OR, अब इसके साथ ये CH2 है, तो इसके ऊपर जो हम जब बात करेंगे ना, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ होगा, क्योंकि ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, इससे ये भी खींच रहा है, कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा में, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इससे इसीलिए नॉन पोलर कहा जाता है, क्योंकि ये फुल पोलर नहीं है, नॉन पोलर बन जाते हैं। तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन अल्कोहल, जो पोलर होते हैं वो फिर सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल के अंदर, सच एज मिथाइल अल्कोहल हो गया, एथाइल अल्कोहल होता है, यानी जो पोलर होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो मिथाइल अल्कोहल और थाइल अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर्स, यानी होमोलॉगी कहा जाता है, होमो कहा जाता है सेम को, और इसलिए यानी इनके बिहेवियर जो होता है इनका सेम होता है। बात का देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशन बिटवीन, यानी कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोज रिलेशनशिप होता है, और इसकी बिना पर मेड द, क्योंकि वैसे अगर इनको स्टडी किया जाए तो तकरीबन इनफाइनाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्होंने इस तरह किया कि कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है, यानी आपस में जो मिलती जुलती थी कुछ, तो उस हिसाब से उन्होंने अंदाजा लगा लिए, उसकी स्टडी कर दिया, तो उसकी स्टडी करना फिर आसान हो गई है, जो उनकी सिमिलैरिटी इन बिहेवियर थी। तो सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड इन विच टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफर बाय CH2, यानी दे कैन क्लासिफाइड इनटू फ्यू, तो इसलिए फिर फ्यू फैमिलीज के अंदर, जैसे मैंने आपको एस्टर की, ये भी एस्टर से बिलोंग करता है, इसके साथ जितने भी कंपाउंड होंगे उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जिनके अंदर COOR होगा, ये एस्टर ग्रुप है, तो इसमें एक फैमिली में कन्वर्ट कर दी है। उसके बाद अगर इसी की जगह COO और इधर OH होता है, जिसे हमने बात की कार्बोक्सिलिक एसिड की COOH, बाकी पीछे ऐसे, तो उसकी प्रॉपर्टीज जिसमें भी कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड में जिनके अंदर COOH आ रहा है वो सारे की सारी कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे जितने भी कार्बन का कंपाउंड जिनके अंदर NH2 आ रहे हैं वो सारे के सारे अमीनो ग्रुप में आ जाते हैं, तो अमीन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद होमोलोगस सीरीज उन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड जो कि सीरीज ऑफ द कंपाउंड इन विच टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, दो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफर करते हैं आपस में CH2 ग्रुप से, इन्हें होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। फर्ज करो ये CH3 है, ये अब CH3 CH2 आ जाते हैं,
यानी फर्ज करो इसे मैं क्या देता हूँ CH2, और एक और जब CH3 CH2 आ जाता है, आगे कोई चीज लगी हुई है जो भी, ये आपस में CH2 से डिफर कर रहे हैं, इन्हें फिर हम लोग सीरीज कहा जाता है। तो रिएक्शन रेट जो होते हैं इनके वो लेस स्टेबल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर लेस स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये कम स्टेबल होते हैं। तो जो चीज़ कम स्टेबल होती है वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब वो स्टेबल नहीं होगी तो वो अपने आप को स्टेबल बनने के लिए रिएक्ट करेगी किसी चीज़ के साथ, और जो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी वो उतना कम रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो स्टेबल है, उसको किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन देम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कम स्टेबल होते हैं, तो ये ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन देम द रिएक्शन रेट्स आर ऑफन स्लो। तो ये होते भी लेस स्टेबल है, लेकिन उनकी इट मीन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने कहा भाई कम लेस स्टेबल होते हैं इनऑर्गेनिक से। तो जब स्टेबल कम है तो ज़ाहिर बात है ये रिएक्टिव, फिर जब स्टेबल लेस स्टेबल है तो अपने आप को स्टेबल बनने के ये इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन इनके रिएक्शन जो रेट होते हैं बाज़ का वो स्लो होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग इनके अंदर होती है। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूलाज, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं फ्रीक्वेंटली मोर देन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड, के एक से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी दैट हैव द उनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि बात को वो कहते हैं कि कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, यानी कार्बन का भी सेम होंगे, हाइड्रोजन भी सेम होंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगी और वो कंपाउंड भी मुख्तलिफ होंगे। जैसा कि ये एथेनॉल उन्होंने एग्जांपल दी है एथेनॉल की, कि एक ही एथेनॉल है और एक जो है ये डाइमिथाइल ईथर है। अभी इसके अंदर 2 कार्बन है और हाइड्रोजन देखा जाए तो 6 है और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन ये कोई और क्लास है, ये अल्कोहल से बिलोंग कर है, क्योंकि इसके साथ ये ROH इसका फार्मूला बन रहा है, ROH, यानी ये एक अल्काइल चेन है और ये साथ OH है। अल्केन और अल्काइल में क्या फर्क है? अल्केन जो होती है यानी फर्ज करो C2H5 है, ये इथेन है, 2 कार्बन वाली जो कार्बन होती है उसके साथ, यानी ये अल्केन। जब इसमें से C2H6, जब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए C2H5 तो वो अल्काइल बन जाता है, यानी ऊपर वाली इथेन थी जिसे हम अल्केन कह रहे थे, यानी मेन चीज तो अल्केन है, उसमें ये इथेन है 2 कार्बन वाली, और एक कार्बन निकाल दो तो वो अल्काइल बन जाता है, यानी अल्केन से एक कार्बन निकाल दो तो वो अल्काइल बन जाता है। तो एक हाइड्रोजन निकाल दो अल्केन में से तो वो अल्काइल बन जाते हैं। इथेन से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दी, पहले C2H6 था, फिर C2H5 हो गया, तो इथेन से ये इथाइल बन गया। और उसके बाद ये फर्क क्या मैं बता था कि ये जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये, तो ये इथाइल जैसे कहा जाता है, इसके साथ OH है, ये अल्कोहल है, इसकी फैमिली और है अल्कोहल, और इसकी फैमिली है ईथर ROR। ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, साथ में ऑक्सीजन है ROR, इससे ईथर में आ जाती है ये। उसके बाद उन्होंने कहा फार्मूला क्लियरली शो, ये फार्मूला ये बता रहे थे एटम बॉन्ड टू वन अनदर डिफरेंटली, इसमें एटम जो है वो अलग-अलग बॉन्ड किए हैं। एक में कार्बन ने OH के साथ बॉन्ड बनाया है और एक में कार्बन ने सिर्फ O के साथ बॉन्ड बनाया है, और यानी मुख्तलिफ बने हुए बॉन्डिंग की अरेंजमेंट मुख्तलिफ हुई है। उसके बाद इन इथेनॉल ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू ओनली वन, कि इथेनॉल के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो सिर्फ 1 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, और डाइमिथाइल ईथर में एक ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। अ फार्मूला दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इस फार्मूले को स्ट्रक्चर फार्मूला कहा जाता है, ये जो हमने ड्रा किया है। और ये वाली जो चीज़ है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है, और जो कि हमें मॉलिक्यूल का फार्मूला बता रही होती है, यानी कितने नंबर है। और ये जो होती है जो अरेंजमेंट बता रही होती है स्पेस के अंदर कितनी क्या अरेंजमेंट है, तो वो होती है कार्बन। उसमें फिर आगे मुख्तलिफ स्टीरियो केमिस्ट्री भी होती है, यानी सिस जुड़े हुए हैं या ट्रांस जुड़े हुए हैं। ये वाले जो बॉन्ड है ये कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ है ये आउट ऑफ प्लेन है या इन द प्लेन है। तो स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, वो फिर स्टीरियो केमिस्ट्री में आ जाती है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की
ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्दर एक आगे हिस्सा आ जाता है बीच में। बहरहाल द फार्मूला दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये बता चुका हूँ। सिंपल एल्केन आर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, यानी ये फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। यानी एक कार्बन की होगी तो मैंने आपको बताया था कि मीथेन होगी, 2 कार्बन की होगी तो वो इथेन होगी, 3 कार्बन की होगी तो वो प्रोपेन होगी। तो इसका बढ़ते जाएंगे। ये मीथेन होती है CH4 जो होती है, और ये C2H5 जो होगी ये प्रोपेन, उसके बाद CnH, उसके बाद CnH2n+2, यानी अब इसमें एक कार्बन है तो 2+2 तो ये CH4 हो गया। यानी अल्केन का ये फार्मूला होता है बेसिकली। अब अगर कार्बन का नंबर 2 होगा तो इसके साथ फिर 2 लिख देंगे, 2H2 के साथ n की जगह फिर 2+2, 2 2 4 +6, C2H6, यानी CnH2n+2, ये अल्केन का फार्मूला होता है। यानी उसके बाद एक कार्बन वाली मैंने आपको बताया था कि मीथेन होती है, और 2 कार्बन वाली प्रोपेन इथेन होती है, और 3 कार्बन वाली प्रोपेन होती है। और उसके बाद कंडेंस फार्मूला जो होता है इज अ स्ट्रक्चर फार्मूला दैट यूजेस द एस्टैब्लिश एब्रिविएशन फॉर द वेरियस ग्रुप इन चेन, के कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में वी लिस्ट द मेन कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू देम इन सीक्वेंस इन व्हिच दे अपीयर इन द नेमिंग सिस्टम। जैसे कि अब ये तो हमने लिखा था कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में ये होता है कि हम सीक्वेंस भी बता देते हैं कि किस, जैसे कि हमने ब्यूटेन की बात की कि ब्यूटेन का हमें पता चलेगा कि C4H10 होता है, ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला आपने पढ़ चुके हैं कि ये जब इस तरह होगा, इस तरह बाकी आगे इनके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे, इनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये होता है ब्यूटेन। तो अब इस ब्यूटेन के साथ अगर हम इधर हाइड्रोजन लगा लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ ना लिखें तो इसका मतलब होता है, अगर इधर हम ये छोड़ देते हैं ना, इस तरह लिख देते हैं, तो इसका मतलब इधर कोई और ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोजन के अलावा कोई चीज़ मौजूद है। अगर इधर हम कोई चीज़ ना लिखें तो इस तरह छोड़ दें तो इसका मतलब है कि इसमें साथ कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद है, R चेन में, इसलिए हाइड्रोजन लिखना मस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो होता है C4H10, तो इस ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये होगा स्ट्रक्चर। अब कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, इसको लिख देते हैं। जैसे कि CH3 पहले है तो CH3 हो गया ये, फिर CH2, फिर ये CH2 और फिर ये CH3। इसे कहा जाता है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला के स्ट्रक्चर फार्मूला में वो किस सीक्वेंस के साथ आया है, किस सीक्वेंस के साथ उसके, तो इसे कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला कहा जाता है। तो इस तरीके से आप बाकी पेंटेन का भी लिख सकते हैं, हेक्सेन का भी, हेप्टेन का भी इसी तरीके से। जिस तरह CH2 है पेंटेन में, एक इधर फालतू इस जगह पे CH2 आ जाएगा, जगह पे ये कह सकते हैं कि इधर एक CH3 फालतू लगा लेंगे, ये CH3, और इस जगह पे CH2 और CH3 लिख लेंगे, ये पेंटेन का हो जाएगा। इसी तरीके से एक हेक्सेन में लिखेंगे, एक CH2 इधर फालतू आ जाएगा और दरम्यान में एक CH2 फालतू आ जाएगा, हेप्टेन में फिर एक फालतू आ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी आपको बता चुका हूँ कि जो सैचुरेटेड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड कार्बन, जब कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाया होता है उसे सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। जब सिंगल बॉन्ड बनना होता है, तो जब कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है तो उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं, या तो फिर कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है भी उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो जब और जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये मैं बता दूंगा, अल्केन होता है, डबल बॉन्ड वाला अल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन होता है। जैसे हमने बात की थी अल्केन की बात, इथेन की बात करें तो ये 2 कार्बन है, जब इथेन है 2 कार्बन, इथेन ने एक बॉन्ड बनाया होगा कार्बन के साथ तो C2H6 होगा। जब 2 बॉन्ड बनाएंगे तो जारी बात है हाइड्रोजन निकल जाएंगे। इथेन की अगर बात कर लें तो ये इथेन है, और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, क्योंकि अब हमें वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन 4 बॉन्ड, इधर तो 4 बॉन्ड बनाए हैं तो 6 हाइड्रोजन है, इसलिए अब इधर 4 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड निकल गए क्योंकि कार्बन ने इधर 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। इसी तरीके से जब इथीन, इसे इथीन कहा जाता है, इसे इथेन, इसे इथीन,
इसे इथेन, इसको इथीन, इसको इथाइन। जब कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया कार्बन और साथ एक एक हाइड्रोजन, इसे इथाइन कहा जाता है। अब ये वाली है ये सैचुरेटेड है और बाकी ये और ये अनसैचुरेटेड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। अच्छा, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। अब इधर क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम है, क्योंकि 1 है, तो इसकी बॉन्ड जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी। अब इधर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, 2 हो गए, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी। अब ये बॉन्ड 3 बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो और कम होगी। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि बढ़ गया तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। और ये जिसकी ये ज़्यादा स्टेबल भी है क्योंकि यानी उस हिसाब से यानी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में ज़्यादा हो जाएगी ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि कार्बन कार्बन 3 बॉन्डों से जुड़े हुए हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अब इसकी बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब है सारों से ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ उससे कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इसमें ज़्यादा है। तो ठीक है। उसके बाद एक बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ये वाला जो एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। अब एक इधर एक सिग्मा बॉन्ड है और ये ऊपर जो दूसरा बॉन्ड है उसे पाई बॉन्ड कहा जाता है। और जब 3 बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यानी इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा हो गया, ये वाला एक सिग्मा हो गया और एक ये पाई बॉन्ड हो गया। इसमें एक सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गए, 2 पाई बॉन्ड्स। जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड से। तो ये तो वैसे जनरल जो बातें थी नेमिंग अल्केन्स। जब अल्केन की आगे नेमिंग अल्केन्स की बात आ जाती है वो मैं आपको बता चुका कि मैथ जो होता है, मीथेन जो होती है, मैथ 1 को एथ 2 से, प्रॉप 3 से, यानी 3 कार्बन हो तो प्रॉप, आगे प्रोपेन है तो प्रोपेन कह देंगे, 4 को बट कहेंगे, ब्यूट यानी ब्यूटेन, अगर 4 कार्बन वाली तो ब्यूट, आगे 5 वाली पेंट, 6 वाली हैग्स, 7 वाली हेप्ट, 8 वाली ऑक्ट, 9 वाली नॉन और 10 वाली डेक। जैसे मैंने आपको बताया कि मीथेन, इथेन, 3 कार्बन वाली को प्रोपेन कहते हैं, 4 कार्बन वाली को इसीलिए ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाता है सफिक्स, स्टेम और सफिक्स। जो सफिक्स होता है प्लेस्ड आफ्टर द स्टेम, यानी अगर हमने बात की ना ब्यूटेन की, तो उसमें वो कह रहा है कि जो ब्यूट है, ब्यूट तक ये होती है स्टेम और एन जो होती है वो होती है सफिक्स। जो स्टेम होती है वो कार्बन के नंबर को देख कर लगाई जाती है, यानी कार्बन का नंबर कितना है, और जो सफिक्स होता है, ये वाला जो सफिक्स होता है आगे, ये कार्बन के बॉन्ड को देख कर लगाया जाता है। यानी एन है तो सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, उसके बाद 4 कार्बन है तो बट, अगर 5 कार्बन है तो पेंट, अगर यानी 4 कार्बन है तो बट और 5 कार्बन है तो पेंट, इस तरीके से। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। उसके बाद सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड किधर किधर से हासिल किए जा रहे हैं। ये जो कोयला होता है ये भी कार्बन होता है, उसके बाद ये जो डायमंड होता है, ग्राफाइट्स होता है, बक्कीबाज, ये सारे के सारे ये कार्बन आ जाते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कोयले की जो कोयला जो होता है, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जा सकते हैं। कोल होता है ये सोर्स होता है मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मैन कोल, जब कोल को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिया जाए और एयर की मौजूदगी ना हो, यानी वैक्यूम हो, और कोल को जब गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो क्या होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल गैस। तो वो 3 चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं, कोल गैस में, कोल टार में और कोक के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है, इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल इज आल्सो यूज एज अ सॉलिड फ्यूल, कोल को सॉलिड फ्यूल के भी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी चीज़ें जलाने के लिए वगैरह। और कोयले को तब इस्तेमाल किया जाता है जब लोग बिजली वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के तौर पर भी और भी चीज़ें जलाने के लिए भी। उसके बाद लोग जब कुर्बानी के दिन होते हैं, जब सीख कबाब वगैरह, तकिया वगैरह बनाने के लिए, तब भी लोग उसी के अंदर बना रहे होते हैं, कोयले के ऊपर ही जला रहे होते हैं उसको। तो कोल गैस जो होती है उसमें मीथेन आ जाती है, हाइड्रोजन आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की गैसेज आ जाती हैं कोल गैस के अंदर। तो मीथेन क्या होती है, CH4, हाइड्रोजन H2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन ऑक्सीजन,
तो ये गैसेस मौजूद होती हैं कोल गैस के अंदर। इट इज़ मेनली यूज, ये इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में लार्ज मकदार में चीज़ें इन फ्यूल चाहिए होता है, क्योंकि चीज़ों को जलाना होता है, बहुत हाई टेम्परेचर में चीज़ें बन रही होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें प्रिपेयर की जा रही होती हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, एसिड और मुख्तलिफ कंपाउंड वगैरह सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर फ्यूल के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा होता है। कोल गैस इज कोल टार इज अ सोर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन और इसके डेरिवेटिव। जो कोल टार होता है वो सोर्स होता है ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, यानी ये बेंजीन का सोर्स है। इसका मतलब बेंजीन को कोल टार से हासिल किया जा सकता है, क्योंकि कोल टार इज अ सोर्स ऑफ, क्योंकि कोल टार सोर्स होती है बेंजीन की, यानी बेंजीन को कोल टार से हासिल किया जा सकता है। उसके बाद दीज कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए से इन कंपाउंड की सेपरेशन की जा सकती है, यानी सेपरेशन के लिए मुख्तलिफ कंपाउंड को अगर सेपरेट करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए से किए जाते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल सब्सटेंसेज इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाले जो कंपाउंड होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी प्लास्टिक बनाने के ये काम आता है, डाइज वगैरह, पेंट, एजो डाइज वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद फाइबर्स वगैरह, ड्रग्स आ जाते हैं, पेंट्स, वार्निशेस, नेल पॉलिश वगैरह, या जितनी भी तकरीबन कॉस्मेटिक जो सारी चीज़ें, पाइप, पेंट वगैरह, पॉलिश वगैरह ये आ जाती हैं। दीज रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड कॉल्ड पिच। जो चीज़ें बच जाती हैं, रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड जो रह जाते हैं उसे पिच कहा जाता है। इज यूज टू मेटल रोड्स एंड रूफ्स। ये मेटल रोड्स इज यूज टू मेटल रोड्स एंड रूफ्स, रूफ को मेटल करने के लिए, उसके बाद मेटल रोड्स करने के लिए पिच जो होती है ये इस्तेमाल होती है। इज कॉल्ड पिच, इज यूज टू इस्तेमाल, यानी इसके पिच में के फायदे होते हैं। नेचुरल गैस जो होती है इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, यानी जो नेचुरल गैस होती है जो इस्तेमाल की जाती है घर वगैरह में, उसमें ये वो ज़्यादातर मोस्टली मीथेन होती है, यानी मीथेन का स्ट्रक्चर आपको पता है CH4 कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बने होते हैं, और इसमें इथेन भी आ जाती है, कुछ मकदार इथेन की होती है, प्रोपेन की होती है, ब्यूटेन की होती है। इसलिए इसके एक कलर नहीं होता, ये जो गैस होती है नेचुरल, आपने देखा होगा येलो भी होता है, ब्लू भी हल्का सा आ रहा होता है, येलो भी आ रही होती है। पेट्रोलियम, उसके बाद यानी हम सोर्सेज पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो पेट्रोलियम से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जाते हैं ज़मीन से, यानी बाज़ का तेल निकल आता है। पेट्रोलियम कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ अल्केन्स, पेट्रोलियम में वाइड वैरायटी होती है अल्केन्स की, और उसके बाद बड़ी बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है ऑयल की। पेट्रोलियम जैसा क्रूड ऑयल जब ज़मीन से निकलता है पहले उसकी रिफाइनरी होती है, साफ़ किया जाता है, उसके बाद ये इस्तेमाल में आता है, यानी गाड़ियों में पेट्रोल डालने के लिए। वो डायरेक्ट नहीं ज़मीन से निकला तो डाल दिया, पहले पूरी पूरी रिफाइनरी होती है, उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उनके सेपरेट किए जाते हैं, उसके बाद पेट्रोल को अलग किया जाता है। पेट्रोलियम कंटेन वैरायटी ऑफ अल्केन्स एंड इंक्लूडिंग दोज हैव वेरी लॉन्ग चेन, जिनकी बड़ी बड़ी चेंज होती हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो पेट्रोलियम होता है वो सेपरेट हो जाता है इनटू वेरियस हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस उसे कहा जाता है, यानी उसकी मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर उनकी सेपरेशन मेरे ख्याल से की जाती है। कैन यू दी नेम दी फ्रैक्शन, ईच फ्रैक्शन इज अ नॉट अ प्योर कंपाउंड। हर जो फ्रैक्शन होता है वो प्योर कंपाउंड नहीं होता, बट अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन दैट बॉयल इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट की टेम्परेचर की बेस पर उनकी सेपरेशन की जाती है। बॉइलिंग पॉइंट उनका मुख्तलिफ होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन होते हैं, जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद फैट्स, लिपिड्स, विटामिन और ड्रग्स हो जाते हैं, मेडिसिन ऑर्बिटेंट, ये सारे कई जो होते हैं प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते हैं, जैसे अल्फा टर्पेनियोल, अल्फा कैडेनिन, उसके बाद और ये मुख्तलिफ होते हैं। सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री, अवर 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हैव बीन प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। कई चीज़ें होती हैं वो लेबॉर्ट्री में बन रही होती हैं, कई चीज़ें इंडस्ट्रीज में बन रही होती हैं। लेबॉर्ट्री में अक्सर अमूमन स्मॉल मकदार में चीज़ें बनाई जाती हैं और इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पर बनाई जाती हैं, जैसा कि आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ा था। दे आर बीइंग यूज्ड इन मेडिसिन, ये मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, कॉस्मेटिक में, पेंट, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र में, डिटर्जेंट में, खाद वगैरह, उसके बाद होगी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मुख्तलिफ यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किधर किधर इस्तेमाल होते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाज़ का किधर किधर ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल गैस में, उसके बाद पेट्रोलियम में आर यूज़, आज नेचुरल गैस, पेट्रोलियम आर यूज़, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह ही इस्तेमाल हो रही है। जैसा कि आप अपने कमरे में ही देख लें, जो पेंट हुआ है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लकड़ी के ऊपर पॉलिश हुई है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद
और भी मुख्तलिफ पेंट फर्टिलाइजर, और उसके बाद वो हो गए पॉलिश वगैरह। दे प्रोपेन एंड ब्यूटेन विच आर गैसेज obtained from the natural gas are widely used as liquid in fuel cylinders। यानी प्रोपेन और ब्यूटेन जो होती है ये लिक्विड फ्यूल के तौर पर लिक्विड होती है, इस्तेमाल होती है। लिक्विड में जो फ्यूल सिलेंडर, जब बाज़ घरों में गैस नहीं आती तो लोग सिलेंडर में गैस भरवाते हैं, तो वो लिक्विड फ्यूल ही होते हैं। तो उसके बाद इथिलीन जो होती है इज़ अ मेजर स्टार्टिंग मटीरियल। इथिलीन जो होती है मेजर स्टार्टिंग मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल प्रोडक्ट। इथाइलीन से बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। इथाइलीन से, इथाइलीन जो होती है, एक होती है एसिटाइलीन। एसिटाइलीन जो होती है वो एसिटाइलीन जो होती है वो इथाइन होती है। अच्छा, लोगों को क्या गड़बड़ होती है, इथाइलीन और एसिटाइलीन वो समझते हैं कि एक ही चीज़ है, लेकिन इथाइलीन और होती है और एसिटाइलीन और होती है। जो होती है कार्बन डबल इथीन जो होती है उसे इथाइलीन भी कहा जाता है। जो इथीन होती है उसे इथाइलीन भी कहा जाता है, और जो इथाइन होती है उसे एसिटाइलीन कहा जाता है। एसिटाइलीन। बाद में लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये इथाइलीन है, और समझते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये एसिटाइलीन है। हालांकि इस तरह नहीं है। वो बाद लड़कों ने याद किए होते पेपर में भूल जाते हैं, तो ये आप याद रख लेना, ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो कि इथाइन है उसको एसिटाइलीन कहा जाता है, एसिटाइलीन। हालांकि इसके आखिर में ई ना आ रहा है, लेकिन फिर भी इसे एसिटाइलीन है ये, क्योंकि इथाइन है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। जब इथाइलीन में आएगा तो उन्होंने लिखा है कि इथाइलीन यानी इथेन। जब ईथ का वर्ड इथाइलीन होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड होता है कार्बन, ये बात समझ लेना होगा। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो एसिटाइलीन होगा। तो उसके बाद ऐसे जो इथाइन होता है इथाइलीन होता है, यानी इसकी बात होती है। ये वाली जो होती है ना ये पॉलीमर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये भी पॉलीथाइल, बल्कि दोनों ही होती हैं, ये भी पॉलीमर में इस्तेमाल होती है, ये भी पॉलीमर में इस्तेमाल। इससे जो बनता है वो पॉलीथाइलीन बन जाता है। प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है एथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल, कार्ड एंटी एथाइलीन ग्लाइकोल जो होती है वो एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल होती है। और एसिटिक एसिड जो होता है वो CH3COOH, ये सिरका होता है जो। उसके बाद इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, यानी इथाइल जो इथेन हमने कहा था उसके आगे OH लगा दो, H हटा के, तो इसे इथानॉल भी कहा जाता है इथाइल अल्कोहल को। यानी ये जो होता है C2H5OH, यानी 2 कार्बन है, बाकी इधर हाइड्रोजन लगे हैं और इसकी जगह OH लगा होता है, और बाकी इधर 2 हाइड्रोजन। अच्छा, और एक और चीज़ कि ये जब आप लिखते हो ये वाला कार्बन इस तरह, जब कार्बन के साथ आपने लगा दिया इस तरह, कार्बन से जगह आपने लगा दिया ना, ये वाला कार्बन बीच में लिख दिया डबल बॉन्ड, फिर आपने इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ती है लाजमी, नहीं तो फिर नंबर काट जाते हैं। फिर आपने ये इस तरह लिखना पड़ेगा। एक इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर, ये कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है। एक और होता है इसे लाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे इस कार्बन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस कार्बन को, फिर आपने यानी अगर फर्ज करो तो 3 कार्बन है मेरे पास, तो इसमें आपने हाइड्रोजन लिखना लाजमी है। एक और इसका स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोपेन है ना, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, इसका एक और लाइन स्ट्रक्चर होता है। तो एक कार्बन ये होगी, एक कार्बन ये होगी, और एक कार्बन ये होगी। इसके साथ अब H लगाने की जरूरत नहीं है, इसे लाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है प्रोपेन का। अगर फर्ज करो इधर OH आ जाते हैं तो आप इधर सिंपली इस कार्बन के साथ इस तरह OH लगा सकते हो, इससे कहा जाता है लाइन स्ट्रक्चर। ये वाला 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 7 OH, इससे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाला लिख दिया और बीच में आपने फर्ज करो इस तरह डाल दिया, फिर आप इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ जाएगी, तो फिर आप अगर इधर हाइड्रोजन है लिखा आपका नंबर फिर कट जाएगा। ये होता है। उसके बाद आ जाते बार मैं बता रहा था कि इथाइल अल्कोहल को बता रहा था, तो इथाइल अल्कोहल ये होता है यानी इधर एक ये 2 कार्बन वाला इथाइल, 2 कार्बन वाला, इसे इथाइल जैसे हमने पढ़ा था इथेन से निकला है। इथाइल अल्केन से मैंने कहा था एक हाइड्रोजन निकाल दो तो उसे अल्काइल कहते हैं। तो इथेन 2 कार्बन वाली कार्बन जो होती है इथेन होती है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इथाइल, साथ जो है लगा दिया, इथाइल अल्कोहल बन गए। तो ये डबल बॉन्ड से बनाया जा सकता है, यानी अल्कीन से बनाया जा सकता है। उसके बाद ये किसने बनाया जा सकता है, फर्ज करो ये अल्कीन है,
ये अल्कीन है, इसकी आप लोग क्या करो, इसकी हाइड्रेशन कर दो, तो एक कार्बन इधर आके ऐड हो जाएगा और एक OH, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक OH इधर आ जाएगा। अब एक OH इधर लगे एक हाइड्रोजन, इसकी हमने क्या की हाइड्रेशन वाटर ऐड कर दी। तो ये जो अल्कीन है ये इथाइल अल्कोहल के अंदर करना, जैसे कि हमने बताया अभी पढ़ा इथाइलिन की जो हमने पढ़ी है, इथाइलिन से। उसके बाद जब एसिटाइलिन की हमने बात की है तो इस वाइडली यूज है ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल, मेटल को वेल्ड करने के लिए, कट करने के लिए एसिटाइलिन इस्तेमाल की जाती है। इस आल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के भी ये काम आती है। जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन होती है, यानी इथाइन एसिटाइलिन, ये पॉलीविनाइल अल्कोहल बनाने के काम, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के काम आती है, पॉलीविनाइल एसीटेट बनाने के काम आती है, और सिंथेटिक रबड़ बनाने के काम आती है, नायलॉन बनाने के, ये सारे पॉलीमर है, नायलॉन भी पॉलीमर है, नायलॉन 6 रबड़ भी पॉलीमर है। एसिटाइलिन होती है ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट बनाने के भी काम आती है, यानी आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट को, उसके लिए भी राइपनिंग यानी फ्रूट का मेरे ख्याल से पक जाना होता है, लेकिन आप लोग डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट का पकाने के लिए आर्टिफिशियल तौर पर एसिटाइलिन का। उसके बाद कंपाउंड ऑफ द फिनोल हेल्प टू एंश्योर एंटीसेप्टिक कंडीशन, यानी कंपाउंड ऑफ फिनोल, फिनोल जो होता है यानी कार्बन इस तरह बॉन्ड बनाता है, ये बेंजीन इधर तक अगर हो तो इसे बेंजीन कहा जाता है, C6H6। अगर एक OH इस तरह लग जाए तो ये 4-6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, साथ एक OH, इसे फिनोल कहा जाता है। ये मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं बनाया, ये इसको फिनोल कहा जाता है, यानी और हाँ, और इसे कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यानी ये जब इस तरीके से आगे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। कॉन्जुगेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, जैसे कि बेंजीन है, OH इधर से हटा दो तो यानी इसको ये बेंजीन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड भी होती है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये भी है, इसमें रेजोनेंस भी होती है। उसके बाद इसे बेंजीन कहते हैं। बार अगर इधर OH डाल दिया तो इसे फिनोल कहते हैं। मीथन जो फिनोल के कंपाउंड होते हैं हेल्प टू इंश्योर एंटीसेप्टिक कंडीशन इन हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम। हॉस्पिटल ऑपरेटिंग जो ऐसे हॉस्पिटल जो ऑपरेटिंग रूम्स होते हैं उनमें ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी एंटीसेप्टिक जर्म्स वगैरह को मारने के लिए, इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म करने के लिए। ज़मीन पर भी बाज़ वो जर्म्स वगैरह लगे होते हैं तो उसकी सफाई वगैरह करने के लिए फिनोलिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। मेथनॉल इज यूज एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स ऑयल पेंट वार्निशेस। जो मेथनॉल होता है CH3OH, यानी मेथनॉल सिंपल का CH3OH, ये वाला जो होता है मेथनॉल CH3OH, ये क्या होता है सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, फैट के लिए, ऑयल के लिए, पेंट के लिए, वार्निश के लिए। और ये वाली जो शराब होती है जो होती है वो होती है एथेनॉल C2H5OH होती है, वो मेथनॉल नहीं होती। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं ड्रग्स बनाने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस। पूरे BS केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो 8वें सेमेस्टर में जब आखिरी सेमेस्टर होता है उसमें स्पेशलाइजेशन जब होती है तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस पूरा एक सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ना पड़ता है। उसमें फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में रेट्रो वगैरह उसकी करनी होती है, कंपाउंड्स को पहले तोड़ना पड़ता है फिर जोड़ना पड़ता है, तो वो सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। नेचुरल प्रोडक्ट्स एक टॉपिक होता है, यानी नेचुरल प्रोडक्ट की एक्सट्रैक्शन किस तरह की जाती है, प्रोडक्ट बनाए किस तरह जाते हैं। तो डाइज वगैरह, कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट, सोप्स, नायलॉन, अमेजन पेंट, जितनी भी चीज़ें ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है अल्केन और अल्काइल रेडिकल। अल्केन में आपको बता चुका हूँ मैंने, कई बार अभी बार आपको बताया कि अल्केन जो होती है वो सीधी होती है, यानी जो उसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ये अल्केन होती है, यानी CH4, यानी एक कार्बन है और साथ H2 और N की जगह 1+2 तो CH और ये 4 होगा 2+2 तो मीथेन। इसे कहा जाता है अल्केन। और इसी में से मैंने कहा था अगर एक आप हाइड्रोजन को निकाल दें तो उसे अल्काइल बन जाता है, ये अल्केन होती है। और इसमें से एक अल्केन को निकाल दो, तो ये क्या बन जाता है, एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो ये क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाते हैं। तो उसके बाद
यानी इधर कोई भी चीज जुड़ी हो, बहरहाल ये अल्काइल बन जाता है। उसके बाद अगर अल्काइल रेडिकल, अच्छा ये तो पहले देखो ना, ये इथेन होगी, ये नॉर्मल, जैसे हमने प्रोपेन के आइसोमर पढ़े थे, हमने कहा था कि प्रोपेन के जैसे आइसोमर थे कि एक होती है नॉर्मल प्रोपेन, एक होती है जैसे कि हमने ये आइसोमर पढ़े थे, ये नॉर्मल प्रोपेन होती है। फिर हमने कहा था एक अगर जैसा कि ये नॉर्मल प्रोफाइल है, और अगर नॉर्मल प्रोफाइल जैसे कि ब्यूटेन का पढ़ लेते हैं, चलो ये ऐसा प्रोपेन का पढ़ लेते हैं। ये वाला जो है ये नॉर्मल प्रोफाइल है, जैसे कि CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये CH3, ये होती है नॉर्मल प्रोपेन। और अब इस तरह हो अगर CH3 और CH और इधर CH3, अब इसमें से एक हाइड्रोजन भी निकल जाता है, ये होती है नॉर्मल प्रोपेन। और अब इधर से एक हाइड्रोजन को निकाल दें, तो मैंने क्या कहा था, अल्केन जो होती है वो अल्काइल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल प्रोपाइल। जैसे हम इसके आइसोमर पढ़े थे प्रोपेन के, अब इसका भी आइसोमर, यानी तो इसमें से अब क्या होगा, इसका आइसोमर अगर बनाना पड़ जाए, तो इसका भी आइसोमर अगर हो तो वो रहने दो, इसका अगर आइसोमर हो नॉर्मल प्रोपाइल का, तो वो इस तरह बन जाएगा CH3। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल है, इसमें से एक हाइड्रोजन, ये वाला जो है, ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला इस तरह आ गया, ये सिर्फ पर रहेगा, इससे कहा जाता है आइसोप्रोपाइल। ये भी आइसोमर्स है, यानी हाइड्रोजन नंबर दोनों का सेम है, लेकिन इनका वो जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, ये इसके आइसोमर है प्रोपाइल। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन होती है, एक ओपन चेन होती है, एक क्लोज चेन होती है। उसके बाद ओपन चेन में फिर आगे एक स्ट्रेट चेन आ जाती है, एक ब्रांच चेन आ जाती है, और जो क्लोज चेन हो जाती है उसे होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक आ जाती है उसमें। जैसे कि हम बात करते हैं अब स्ट्रेट चेन की, स्ट्रेट चेन की यानी एक तो ये होती है ओपन चेन होती है, ओपन चेन, एक होती है क्लोज चेन। इसमें फिर आ जाती है होमोसाइक्लिक और एक आ जाती है हेटेरोसाइक्लिक। बीच में फर्क करो, एक नाइट्रोजन आ गया, ये पिरिडीन बन जाते हैं, पिरिडीन एक हेटेरोसाइक्लिक, और इधर कार्बन कार्बन ही है, ये बेंजीन है, ये होमोसाइक्लिक है, सारे कार्बन है, वो हेटेरोसाइक्लिक है, पिरिडीन बन गया, नाइट्रोजन एक बीच में आ गया। ओपन चेन में फिर हमारे पास एक स्ट्रेट चेन आ जाता है, जो अभी हम जितनी भी पढ़े वो सारी स्ट्रेट चेन थी, और एक जो ब्रांच चेन, जैसे हमने आइसोमर्स वगैरह बनाए थे, तो हमने एक कार्बन को नीचे शिफ्ट कर दिया था, वो फिर उसकी जैसे ये 3 कार्बन है तो ये 4 कार्बन है, ब्यूटेन, और ब्यूटेन का जो आइसोमर हमने बनाया था वो एक इधर आ जाएगा ब्यूटेन, तो ये इसका आइसोमर है, ये ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, ये ब्रांच चेन बन गई है, ये इसका होता है। उसे इसे ए साइक्लिक ओपन चेन को और ए साइक्लिक भी कहा जाता है, इसे ए साइक्लिक यानी साइक्लिक साइकिल एब्सेंट है, साइकिल नहीं है। उसके बाद क्लोज चेन में से साइक्लिक आ जाते हैं, साइक्लिक यानी क्लोज है, जुड़ी है, ये आपको समझ आ गई होगी ये फ्लोचार्ट। और 4 कार्बन वाला जो होता है उसे साइक्लोब्यूटेन कहा जाता है। उसके बाद आगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल, आप कई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। न्यू पेंटेन की एग्जाम्पल दी हुई है एलिसाइक्लिक में, और ओपन चेन आर आल्सो कॉल्ड एलिसाइक्लिक, ओपन चेन को एलिसाइक्लिक या ए साइक्लिक कहा जाता है। एलिसाइक्लिक वही बात है, आप यही समझ लें, ए साइक्लिक से यानी एब्सेंट, यानी साइकिल एब्सेंट है बीच में, एलिसाइक्लिक साइकिल एब्सेंट है बीच में। तो आप जो उन्होंने एलिसाइक्लिक में एग्जाम्पलें दी हैं वो न्यू पेंटेन है, वो आपको आ गई होगी, जो यानी ये पेंटेन का आइसोमर होता है, 4 कार्बन होते हैं, न्यू पेंटेन में ये 4 कार्बन होते हैं। जो भी आपने फ्लो चार्ट मैंने भी बनाया था, वो अगर आपने बनाना तो फिर पीछे दोबारा रिवर्स करके वो स्टॉप करके वो बना लेना। तो ये बार 4, ये न्यू पेंटेन, ये आ जाता है ब्रांच चेन में, यानी ओपन एलिसाइक्लिक की टाइप है। उसके बाद ब्यूटेन आपको 4 कार्बन वाली होगी, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन का आइसोमर। क्लोज चेन में हमारे पास इस तरह आ जाता है, साइक्लोप्रोपेन ये आ जाती है। अब फर्ज करें आपने नई स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर इस तरह बना दें साइक्लोप्रोपेन, लेकिन अगर बीच में कार्बन ने डाल दी तो फिर H लिखना पड़ेगा, H2, ये CH2, ये CH2, ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोब्यूटेन में इधर फिर
CH2 डाल दो, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, तो ये उसके बाद साइक्लोहेक्सेन हो तो फिर ये वाली इसके अंदर कार्बन आप डाल दो, सारी CH2 साथ रख दो। उसके बाद और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक में इसी की जगह अगर एक N आ जाए तो ये पिरिडीन बन जाता है। इसी की अब ये वाले जो होते हैं ये पायरोल होते हैं, ये जो होता है ये थायोफीन होते हैं, ये जो होता है ये फ्लोरान होता है। ये वाला पूरा आप BS केमिस्ट्री जब कर रहे हो तो 7वें सेमेस्टर में आपका हेट्रोसाइक्लिक का एक पूरा सब्जेक्ट होता है, वो भी आपने पढ़ना पड़ता है। उसमें फिर इसकी सिंथेसिस और इसके रिएक्शन पढ़ने पड़ते हैं, फ्लोरान के, थायोफीन के, पायरोल के, पिरिडीन के, इनके रिएक्शन और इनकी सिंथेसिस पढ़नी पड़ती है। तो वो सारे हेट्रोसाइकिल में आ जाते हैं, क्योंकि हेट्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होमो नहीं है, बीच में एक नाइट्रोजन आ गया, हेट्रो कंपाउंड आ गया बीच में। उसके बाद आ जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। आ जाता है फंक्शनल ग्रुप में आपको बता चुका हूँ कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक पूरी फैमिली दे दें। फैमिली जैसे कि इंसान अपने ख़ानदान से पहचाना जाता है कि वो किस ख़ानदान से बिलोंग करता है, तो उसे फिर बंदे को जज कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल और फिजिकल, यानी बंदा समझ जाता है भाई ये इस ख़ानदान से, वो बता देते। तो यानी अब फैमिली जो होती है इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल और फिजिकल कंपाउंड, हर क्योंकि एक अलग-अलग फैमिलीज बनी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसके फिर अलग स्ट्रक्चर, केमिकल और फिजिकल। हम कोई भी मुख्तलिफ कंपाउंड हम हर किसी को सेपरेट तो नहीं उसकी स्टडी कर सकते भाई। हर इसको हम सेपरेट स्टडी करें, फिर इसको सेपरेट स्टडी करें, फिर इसको सेपरेट स्टडी करें। हम सिंपल ये कह देते हैं कि ये वाली जो है ये अल्केन है, और यानी जैसे कि फर्ज करें, ये मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये अगर फर्ज करो ये CH3 COOH, CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH। अब इस तरह नहीं होता कि अब है उसके बाद मैं और एग्जांपल दे देता हूँ, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH, अब CH। अब ये जो मैंने बनाया, ये मैंने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये मैंने बनाया एल्डिहाइड। अब ये भी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। अब इस तरह नहीं होता कि मैं इसको अलग स्टडी करने लग जाऊँ, इसको अलग स्टडी करें, इस तरह अलग स्टडी करें, इस तरह तो कभी खत्म ही नहीं होगी। होता है इस तरह के, वो इस तरह करते हैं भाई, पहले इसको स्टडी करते हैं, यानी जिसके साथ ये आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक फैमिली होगी। अब सिर्फ इसको स्टडी करेंगे तो जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो इसकी भी वही प्रॉपर्टीज होंगी और इसकी भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। हमने सारों को स्टडी करने की जरूरत नहीं, बट सिर्फ एक को स्टडी कर ली। अब ये नहीं इसकी स्टडी अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी करो, इसकी अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी, तो वो कर इस तरह ये एक एल्डिहाइड है, इसकी जो स्टडी की तो वो जारी बात है इसकी भी वही प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल थोड़ी बहुत यानी फर्क तो जारी बात होता है, वो फिर हमें अंदाजा हो जाता है ट्रेंड से देख के, लेकिन ये नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि मेजॉरिटी ज़्यादा तो प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ फैमिलीज बनी हुई हैं। अल्कोहल की जो होती है वो ROH यानी C फंक्शनल ग्रुप, और जो जनरल फार्मूला ये जो आ जाती है, ये जो मैंने चीज़ ड्रा की है ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये COOH होता है। तो उस जैसा कि इसका अगर मैं ड्रा करूँ जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, COOH से, COOH इस तरह रिप्रेजेंट किया गया, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को। और इस इधर जारी बात है फिर ये वाली पूरी चेन, यानी अगर एक अल्काइल ग्रुप है 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, तो 7 वो लगता जाएगा, R कोई भी हो सकता है। और इसका जो जनरल फार्मूला ये जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप, और ये जो जनरल फार्मूला इसका रिप्रेजेंट करें तो जनरल फार्मूला इसका आ जाता है RCOOH, इधर पीछे R लग जाएगा। यानी अब आपको समझ आ गई होगी, इसका भी अगर फंक्शनल ग्रुप ड्रा करें तो किस तरीके से होगा, COO और H, और साथ अगर इसका जनरल फार्मूला लिखें तो जारी बात है इधर R आ जाएगा, और ये इधर COOH, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जिस तरीके से मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड को बनाया बिल्कुल इसी तरीके से बाकी भी हैं। ईथर का आ जाता है ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो जारी बात है मैं चैनल लिख ही देता हूँ, R होता है जो जनरल फार्मूला होता है। ईथर का जो जनरल फार्मूला है वो R है। बाकी अमीन का जो होता है RNH2 होता है, और अल्कोहल का जो होता है वो ROH होता है। बाकी यानी इस तरह आप कार्बन ड्रा कर भी सकते हैं, RNH, RNH2 यानी इस तरह
लेट तोड़ कर, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन आप इस तरह आर ओ एच। उसके बाद एस्टर का अगर लिखना है तो ये आर सी डबल ओ और आर, इसका जनरल फार्मूला। बाकी अगर इसे सेपरेट लिखना है तो फिर बाकी आप आर की जगह वो कार्बन लगा सकते हैं। सिर्फ आर की जगह इन्होंने ये आर लिखा है, ये मैं जनरल फार्मूले लिखे। अगर फंक्शनल ग्रुप सिर्फ लिखना है तो सारी बात है इधर से आर हटाते जो, तो जो चीज आ जाएगी वो सिर्फ वही होगी, यानी आप कार्बन साथ लगा देते हो उनके साथ। और ये जो सिंपल ये कार्बन होता है, ये जो होता है ये कीटोन होता है। ये भी जो ये एसीटोन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, सिर्फ इसे कीटोन कहा जाता है। जैसा कि एल्डिहाइड हमने पढ़ा था, RCOH था, जैसा कि एल्डिहाइड में हमने पढ़ा था ये RCOOH, ये एल्डिहाइड होते हैं। और ये वाला जो होता है ये कीटोन होते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब ये देखो, ये वाला जो है इधर COOH है, इधर COOR है, ये याद करना कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और ये COOR जो हो गया तो एस्टर हो गया। ये हो गया ये कीटोन है RCOOR, सिर्फ COO मौजूद है और इसके साथ COOH मौजूद है। यानी असल कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप है COOH, एल्डिहाइड का COH, कीटोन का COO और एस्टर का COOR। आगे अल्कोहल तो आप पढ़ते रहते हो और अमीन भी पढ़ते रहते हो, ये आपने बायो में भी पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री में अमीनो एसिड वगैरह में। ये ईथर ROR होगी, तो ये आसान है, ये MCQ वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं अगर अच्छा ईथर का अगर फंक्शनल ग्रुप लिखना हो तो सारी बात इसी, यह पूरे का पूरा फंक्शनल, आर की जगह आप कार्बन खोल के लिख दो इसे, ये इसका फंक्शनल ग्रुप बन गया ईथर का। इसका भी लिखना है तो आर को हटा के उसकी जगह कार्बन लिख दो, आर कार्बन ही होती है, यानी आर को बस खोलना है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप बन गया। ये जनरल फार्मूला और ये वाले जो ये फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन एंड उसके बाद चलो ये चैप्टर थोड़ा सा ही रहेगा, पढ़ ही लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन एंड हैलोअल्केन्स, यानी जो 4 कार्बन होती है, जैसे हमने पढ़ा था मीथेन होती है, बार बार पढ़ चुके हैं CH4, यानी इसकी जगह एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम क्लोरीन लिख दें तो उसे हैलोअल्केन्स का कह दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अल्केन होते हैं, कार्बन में 4 बॉन्ड बनाए जाते हैं, और उसी की जगह अगर हम जैसे ये कार्बन में बॉन्ड बनाए हुए हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये आ जाता है अल्केन, और इसी हाइड्रोजन को हटा के अगर अल्केन लिख दें तो ये क्लोरोमीथेन यानी हैलोअल्केन्स बन जाएगी, हैलोअल्केन्स। ये अल्केन था ना, अल्केन, ये हैलोअल्केन, और इसे क्लोरो, ये मीथेन है, अगर फर्ज करो इसे हम कहते हैं मीथेन, तो ये क्लोरोमीथेन बन जाती है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और इसका एक और नाम ये मिथाइल क्लोराइड, इससे मिथाइल, क्योंकि ये चीज मिथाइल होती है, ये क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड भी, मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, और वैसे ये हैलोअल्केन होती है यानी क्लोरोमीथेन इसे कह देते हैं। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, मेथनॉल, फंक्शनल ग्रुप में मेथनॉल आ जाता है, मिथाइल अल्कोहल, एथनॉल, इथाइल अल्कोहल। तो यानी इसी अगर क्लोरो OH इधर लिख दो तो मिथाइल अल्कोहल और मेथनॉल भी कह जाते हैं, और इसी की जगह अगर हम लिख दें, जारी बात है एक कार्बन और ऐड करने तो एथनॉल या इथाइल अल्कोहल। इथाइल इसलिए क्योंकि ये वाली मिथाइल और ये अल्कोहल का फॉर्मूला है, तो मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद आ जाता है व्हेन एन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर मैंने भी आपको ड्रा करके दिखाया था। उसके बाद फिनोल होता है एंटीसेप्टिक के अंदर इस्तेमाल होता है, एंटीसेप्टिक के तौर पर ऑपरेशन थिएटर्स में। उसके बाद ईथर आ जाते हैं, ईथर में आपको बता चुका हूँ, ROR इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है ईथर का। फर्क करो इधर एक और आ जाती है, इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा डाइमिथाइल ईथर। एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, और ROR आपको पता है किसका स्ट्रक्चर होता है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप में। तो डाइमिथाइल ईथर, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर या डाइमिथाइल ईथर इसका स्ट्रक्चर हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर। इसे हम मिथाइल डाइमिथाइल ईथर लिख सकते हैं। और इधर फर्ज करो एक कार्बन और आ जाए, इसे फर्ज करो
तो अब इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल एथर लिखेंगे। इथाइल पहले इधर एक मिथाइल है एक इथाइल, तो इस तरह नहीं लिखेंगे मिथाइल इथाइल एथर, इसका इस तरह लिखेंगे इथाइल मिथाइल एथर, क्योंकि ई पहले आ रहा है। ई जो होता है वो ABC में देखा जाए तो ई पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए इथाइल मिथाइल एथर इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है जनरल फार्मूला इनका मुमताज मुआर वार है। इसी तरीके से जब एल्डिहाइड और कीटोन की बात आती है तो दोनों में, एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। सी डबल जो कार्बोनिल ग्रुप होता है मौजूद होता है बीच में, जो कि होता है ये वाला C डबल, ये कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है इसमें, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। अगर इधर R और इधर भी R, उसे कहा जाता है कीटोन। और अगर इधर एक जगह पे H आ जाए, या इधर आ जाए, या इधर H आ जाए, इधर R आ जाए, या दोनों जगह पे आ जाए H, या ये एल्डिहाइड है, ये अब जो है ये कीटोन है, इधर भी मौजूद है, और इधर ये जो है ये एल्डिहाइड है। और इधर भी अगर H आ जाए और उधर भी H आ जाए तो फिर भी एल्डिहाइड है। और अगर फर्ज करो ये H है और ये C डबल हो और इधर आ जाए ये, तो फिर ये और ये एक ही चीज होती है, तो ये भी एल्डिहाइड है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर H इधर है या इधर है। इधर अगर RCOOH है और R अगर ये वाला इधर आ गया H उधर, तो वही चीज वही होती है। यानी ये बार H अगर हो तो COOH हो तो वो एल्डिहाइड हो जाता है, और अगर RCOR हो जाए तो वो कीटोन है। अब जरूरी नहीं है कि इधर में जो CHO और CH3 है ये तो कीटोन है। अब जरूरी नहीं है कि इधर भी एक कार्बन वाला ही हो, इधर दो कार्बन वाला भी हो सकता है, तो फिर भी कीटोन ही होगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि इस जगह पर आए और इस जगह पर क्यों जाए, ये और ये एक ही चीज होती है, ये भी कीटोन है। तो ये अब इससे क्या कहा जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर है इसे एसीटोन कहा जाता है, एसीटोन, और डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। और उसके बाद मिथानल और फॉर्मल्डिहाइड, इथानल और मिथानल। अब ये वाली जो चीज है ना, ये इसे कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड है, क्योंकि ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड में पहले क्या आ रहा है, AL आ रहा है, तो इसे कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का जो सिंपल फॉर्मल्डिहाइड। जैसे मिथानल भी कहा जाता है, मिथानल AL, मीथेन से निकला, ये मीथेन से निकला, क्योंकि एक कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, एक कार्बन वाले को मैथ से। आगे आ जाता है मेथनल आगे, यानी मीथेन, क्योंकि सारी बात डबल बॉन्ड नहीं है ना, इसलिए मीथेन आगे N आ जाता है। ये स्टेम हमने पढ़ा था, ये हमने सफिक्स पढ़ा था मीथेन। अब इसको इसका E हटा के OL हमने लिख दिया बीच में, एल्डिहाइड क्योंकि इस तरह आ जाए मिथानल। अब अगर ये है आ रहा है जिस तरह, ये दो कार्बन बनेंगे, एक का इसका कार्बन इन्वॉल्व होगा, बाज़ का लड़के क्या गलती करते हैं। अब ये फर्ज करो इधर CH है ना, ये COO और ये CH3 है, वो समझते हैं ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को हम इन्वॉल्व करके मेथनल कर देंगे। इस तरह नहीं होता, इसको और इसको दोनों को कार्बन को इन्वॉल्व करना है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी इन्वॉल्व करना है। तो ये दो टोटल कार्बन दो होगी, तो टोटल कार्बन दो हैं, तो इथेन हमने पढ़ा दो कार्बन में इथेन होगी, और क्योंकि ये एल्डिहाइड है, क्योंकि COOH मौजूद है, इथानल हो जाएगा, इथानल। आगे फिर वही बात है कीटोन का, अगर देखा जाए तो कीटोन में जो दो कार्बन, अगर कोई तीन कार्बन वाले कीटोन है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये C इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन अगर लिख दें C है, तो ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, क्योंकि दोनों हर तरफ R ग्रुप लगे हुए हैं, तो और इसे एसीटोन कहा जाता है। और प्रोपेनोन भी कहा जाता है। एसीटोन इसका कॉमन नेम होता है जिससे ये मशहूर है, और प्रोपेन जो IUPAC नेम मुताबिक प्रोपानोन, ये नॉन कीटोन की वजह से, और प्रोपेन जो है ये तीन कार्बन की वजह से। इसी तरीके से ब्यूटानोन, पेंटानोन, ये सारे। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर एक कार्बन वाला है तो फार्मिक एसिड, जैसे कि अगर इसकी जगह बिलफर्ज अगर ये वाला जो है इसकी जगह एक और OH लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि COOH मौजूद हो गया, तो इसे कहा जाता है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड जैसे हमने कहा था फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये फार्मिक एसिड या मीथानोइक एसिड, मीथानोइक एसिड।
मिथानोइक एसिड या फार्मिक एसिड, IUPAC के हिसाब से मिथानोइक फार्मिक एसिड जिससे मशहूर है। उसके बाद अगर 2 कार्बन हो तो इथानोइक एसिड, 3 हो तो प्रोपानोइक एसिड, इस तरह चलता जाएगा। अच्छा, उसके बाद आज जाते हैं एस्टर। एस्टर में हम इस तरह लिखते हैं यानी मिथाइल एसीटेट। एस्टर के अंदर हम इस तरह लिखते हैं यानी ये CH3COO, ये मिथाइल है। ये वाला जो चीज होती है CH3COO, इसे एसीटेट कहा जाता है। और ये जो है ये मिथाइल है। टोटल क्या होगा? मिथाइल एसीटेट। एस्टर में हमने क्या कहा था? एस्टर में RCOOR होते हैं, तो ये RCOOR मिथाइल एसीटेट। अगर इसकी जगह ये हो CH3COO, तो क्या होगा? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। अगर एक कार्बन इधर और आ जाए, या चलो इधर ही आ जाए, या मैंने आपको जैसा पहले बात की थी कि इधर अगर CH3 हो, C2H5, COO मिथाइल, तो ये दोबारा एसीटेट, ये भी एसीटेट बनता है मिथाइल। एक मिनट, अगर इधर मिथाइल आ जाए तो ये मिथाइल एसीटेट, ये मिथाइल एसीटेट, मिथाइल और एसीटेट, इथाइल और एसीटेट, यानी ये मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट ये हो गए। और ये जो होगा ये भी ऐसे एसीटेट, ये प्रोपाइल ये प्रोपाइल एसीटेट हो जाएगा। ये जैसा कि ये मिथाइल एसीटेट है, ये इथाइल एसीटेट है, तो ये भी मिथाइल प्रोपानोएट हो जाएगा। ये मिथाइल और ये प्रोपानोएट हो गया, क्योंकि ये 3 कार्बन बनेंगे, प्रोपानोएट। 3 कार्बन वाला जो एस्टर होता है वो प्रोपानोएट। इसी तरह 4 कार्बन वाला ब्यूटानोएट, 5 कार्बन वाला प्रोपानोएट। एस्टर वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है अमीन का। अमीन तो आसान है, मिथाइल अमीन हो गया, इथाइल अमीन हो गया। एक कार्बन के साथ अगर ये CH3 है और Na2 मिथाइल अमीन, 2 कार्बन वाला इथाइल अमीन, ये आसान। और आगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जिसमें डबल और ट्रिपल बांड आ जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। 2 बांड वाला अल्कीन, 3 बांड वाला अल्काइन। और उसके बाद अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल भी मौजूद है, सिंगल भी मौजूद है, तो उसमें फिर जारी बात है हम इसे प्रोपाइन ही लिखेंगे। अगर बाकी इसकी वैलेंसी अगर पूरी कर लो, इसे प्रोपाइन ही लिखेंगे, डबल प्रोपाइन नहीं, प्रोपीन लिखेंगे, यानी डबल बॉन्ड की वजह से प्रोपीन। वो गलती से मैंने प्रोपाइन कह दिया था, ये प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड की वजह से। उसके बाद उन्होंने वैसे लिखा हुआ कि मेथनॉल जो होता है वो पॉइजनस होता है, कॉज ब्लाइंडनेस, उसके अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है और मर भी जाता है। और डेथ इफ टेकन इंटरनली, अगर अंदर बंदा लेकर चला जाए। मेथनॉल जो होती है बड़े खतरनाक होती है, हालांकि हम लैब्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द सिंथेसिस जो होती है वो इन्वॉल्व द इंटरकन्वर्जन ऑफ एटलीस्ट वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर। ज़्यादातर जो हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे होते हैं, कोई चीज़ कंपाउंड वगैरह प्रिपेयर, एक कंपाउंड को हम दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ते हैं BS केमिस्ट्री में, जब 8वां सेमेस्टर होता है, तो कंपाउंड की हमने रेट्रो करनी होती है, उसकी दोबारा सिंथेसाइज कर। रेट्रो मतलब तोड़ना होता है। एक कंपाउंड गिवन होता है, उसको पहले तोड़ना होता है, रेट्रो से दोबारा तोड़ना होता है। यानी ये किस किस तरीके से आया होगा, तो हम FGI के ऊपर लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। यानी ये हम अगर फर्ज करो कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम फंक्शनल ग्रुप इंटर, ये वाला साइन रेट्रो का होता है, ये डाल के हम कहते हैं ये फर्ज करो कोई भी कंपाउंड मौजूद है, फर्ज करो कोई भी मौजूद है, तो हम कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप इंटर, ये किससे आया होगा, फिर हम कहते हैं कि ये साइनाइड से आया होगा, फंक्शनल ग्रुप को इंटर कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात हम ये फंक्शनल ग्रुप FGA लिख देते हैं ऊपर, यानी फंक्शनल ग्रुप एडिशन। यानी फर्ज करो अगर कोई चीज़ मौजूद है इधर, तो हम अगर हमने बीच में कार्बोनल ग्रुप, ये ज़्यादातर ये 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड में दिए जाते हैं। यानी जो जिनकी ये फर्ज करो अगर ये वाला एक होता है 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड, इधर के कंपाउंड मौजूद होते हैं, ये C और ये C डबल O और 1,3 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड में ज़्यादातर ये होते हैं। अगर इसकी रेट्रो बाज बात करनी होती है तो उसमें ये फंक्शनल ग्रुप एडिशन करते हैं। बाज बात अगर ये कार्बोनल मौजूद ना हो,
इधर CH2 हो तो फिर हम ले कर आते हैं ऐसे कार्बोनल को ले कर आते हैं, फिर हम वो बना देते हैं। बार ये आपको गुजारा करनी है, बार ये हम रेट्रो करते हैं, यानी ये इस तरीके से आया होगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप को इंटर कन्वर्जन FGI फंक्शनल ग्रुप की इंटर कन्वर्जन की जाती है, कंपाउंड को सिंथेसाइज करना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं, अगर हम बना रहे होते हैं तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इट प्लेज अ की रोल इन सिंथेसिस ऑफ न्यू, फिर हम नए कंपाउंड बनाते रहते हैं। दे की टू डिजाइन मोस्ट ऑर्गेनिक्स इन द फंक्शनल ग्रुप इन देयर टारगेट मॉलिक्यूल्स। फिर उसने एक लिखी हुई है ये स्किल्स होती है, ये पेज नंबर 65 में 10वीं क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 11 है, स्किल्स लिखे हुए है सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा हुआ है कि फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट होते हैं, यानी जो मेडिसिन वगैरह जिधर फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ वगैरह बन रही होती हैं, सीक्स आइडियाज फॉर न्यू ड्रग्स नॉट ओनली इन प्लांट्स बट आल्सो इन मैनी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। वो मुख्तलिफ वो चाहते हैं कि हमारी एक ही दवाई जब जारी बात है इतनी चल पड़ी है, तो वो चाहते हैं हम नए नए कंपाउंड डिस्कवर करें, नए नए ड्रग्स बनाएं। तो फिर वो नए नए ड्रग्स बनाते हैं, तो चाहते हैं कि नए नए ड्रग बनाएं। दे आइसोलेट द लाइव इंग्रेडिएंट्स, वो क्या करते हैं आइसोलेट, वो सेपरेट कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं। द अलाइव इंग्रेडिएंट्स, जो अलाइव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट जो चीज़ बीच में ड्रग के अंदर इंग्रेडिएंट्स जो आपने देखा होगा पैकेट होता है उसके अंदर लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीज़ें बीच में डली हुई हैं, तो वो जो अलाइव होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अहम होते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलहदा करते हैं। फॉर द ड्रग मटीरियल मेथड्स, ड्रग मटीरियल मेथड्स के लिए इंक्लूड कोल्ड मैकेरेशन, उसमें कोल्ड मैसीरेशन आ जाती है, एंड मेथनोलिक और इथेनोलिक एक्सट्रैक्शन आ जाती है। यानी कोल्ड मैसीरेशन के जरिए से चीज़ों को सेपरेट किया जाता है, अलहदा किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, और मिथनोल और इथेनोलिक एक्सट्रैक्शन की जाती है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यानी सॉल्वेंट वगैरह डाला जाता है और उससे यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जाती है। फर्ज करो कोई चीज़, दो सॉल्वेंट होते हैं, एक वाटर होता है और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, कोई भी यानी एक कोई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और एक कोई दो सॉल्वेंट होते हैं। एक चीज़ होती है जो नीचे कम सॉल्युबल होती है और दो लेयर बन जाती है, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली लेयर होती है। कंपाउंड को जब डाला जाता है तो वो नीचे वाली लेयर में डिजॉल्व हुआ वो हो जाता है नीचे वाली लेयर में, तो लेकिन नीचे वाली लेयर में वो कम सॉल्युबल होता है, तो वो क्या करता है ऊपर उठ के ऊपर वाली लेयर में आ जाता है जिसमें वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो वो ऊपर आ जाता है, तो ऊपर से फिर हम सेपरेट कर लेते हैं उसे। यानी वो फर्क करो, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का भी आपको आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी ये आपके पास कोई कंपाउंड है, इसमें आप दो लेयर बन जाती हैं, एक लेयर दो लेयर होती हैं। चलो इस तरह बना देते हैं, नीचे एक इस तरह होता है फनल वगैरह, ये एक लेयर ऊपर बनती है और एक लेयर नीचे बनती है। तो कोई कंपाउंड जो होता है वो इसमें से ज़्यादा, इस लेयर से ज़्यादा सॉल्युबल इसमें होता है, तो वो कंपाउंड उठ के इधर आ जाता है क्योंकि इधर वो सॉल्युबल होते हैं। फिर हम इस लेयर को, ये वाली लेयर को निकाल के सेपरेट कर लेते हैं, इस लेयर को इधर ले आते हैं, ये सारी लेयर। अब इसमें ये वाला कंपाउंड भी मौजूद होता है और ये वाली ऊपर वाली लेयर भी मौजूद होती है। अब इसको फिर सारी बात है, क्योंकि हमने कहा था इवेपोरेटिव होता है ये ऊपर वाला, ये वाली इवेपोरेटिव होता है, पीछे ये वाली जो चीज़ होती है ये हमें मिल जाती है। तो बार मिथेनोलिक एक्सट्रैक्शन वगैरह की जाती है। दे टेस्ट द ड्रग्स ऑन एनिमल, फिर दवाइयाँ वैसे नहीं बन जाती, पहले दवाइयों को टेस्टिंग पहले उनकी QSAR की जाती है, क्वांटिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसके बाद उनके कंप्यूटर के अंदर उनको उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है, फिर वो देखा जाता है कि ये वाला स्ट्रक्चर किसके ऊपर जाकर एक्ट करेगा। फिर वो उस दवाई जब बन जाती है फिर उसको एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जाता है। जब एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इंसानों को तो नहीं दी जाती, पहले वो एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जाता है। जब एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जाता है फिर वो देखते हैं कि इनके ऊपर नुकसान तो नहीं होगा, फिर वो जाके इंसानों के ऊपर दी जाती है और बाद का फिर भी इंसानों को बाद का वो हो जाती है, फिर वो मेडिसिन फिर बैन कर दी जाती है। वो अगर कोई इंसानों को नुकसान पहुंचने लग पड़े, फिर उसके अगर कोई इतने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना हो, थोड़े बहुत ही साइड इफेक्ट हो, तो फिर वो बता दिए जाते हैं कि ये इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो इस तरह आफ्टर सक्सेसफुल टेस्ट फार्मासिस्ट डेवलप ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर न्यू डिस्कवरी ऑफ द ड्रग इन लेबोरेटरी के अंदर पहले वो ड्रग को डिजाइन किया जाता है। दे यूज कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर ड्रग डिजाइन के लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ, टू डेवलप सिंथेसिस स्कीम फॉर द पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड एनिमल और न्यू इफेक्टिव ड्रग। यानी जो एक सिंथेसिस स्कीम है ड्रग्स बनाने के, ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए एक जो स्कीम है वो देखी जाती है, प्रोड्यूस बाय प्लांट्स और एनिमल्स
जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से प्रोड्यूस की जाती है। तो फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिस्ट फर्स्ट एनालाइज द टारगेट मॉलिक्यूल। तो फार्मास्यूटिकल जैसा कि ड्रग्स से फर्ज करो, जैसा कि नेचुरल प्रोडक्ट्स में ये पढ़ा जाता है कि प्लांट से फर्ज करो कोई ट्रिपीन्स वगैरह निकाले जाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह निकाले जाते हैं, लेमन ग्रास ऑयल वगैरह निकाले जाते हैं। तो वो पहले निकाले जाते हैं, फिर उनकी फंक्शनल टेस्ट किया जाता है कि उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर वो कंपाउंड का सुराग लगाया जाता है कि ये वाला कंपाउंड है। यानी फर्ज करो कोई ट्रिपीन्स वगैरह हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं प्लांट से, फिर हम उनके फंक्शनल को टेस्ट करते हैं, फिर उनकी सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, फिर पता चलता है कि ये वाला कंपाउंड ये वाला मौजूद था। टोटल सिंथेसिस से उसका अंदाजा लगा। दे लुक फॉर द सुइटेबल स्टार्टिंग मटेरियल, देखा जाता है कि कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल है। फिर द सिंथेसिस इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, सिंथेसिस में 2 स्टेप्स होते हैं। चेंजेस इन कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन में तब्दीलियाँ कितनी आती हैं, जैसा कि पैरासाइन एक कंपाउंड था नेचुरल प्रोडक्ट में, उसकी जब उन्होंने सिट्राल उसकी जब उन्होंने जब उसकी टेस्ट कर रहे थे कि कौन सा ये कंपाउंड मौजूद है, यानी उसका स्केलेटन देख लेते कि ये नेचुरल प्रोडक्ट बाकी सिट्राल है और सिट्राल का स्ट्रक्चर कौन सा है। तो फिर उसकी पैरासाइमीन फिर बन गया था। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है बहरहाल, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर पैरासाइमीन वगैरह टाइप का इस तरीके से, इस तरह CHO मौजूद होता है, इधर एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है या इधर मौजूद होता है। सिट्राल का बारे जो भी स्ट्रक्चर है वो आप देख लेना। सिट्राल को कि उन्होंने देखा जाए तो वो पैरासाइमीन में बन रहा था। पैरासाइमीन का क्या स्ट्रक्चर है, ऊपर यानी इस तरह का फर्ज करो कोई स्ट्रक्चर है, उसकी उन्होंने कोई चीज की है, इधर कोई चीज डाली है, तो वो उसका स्केलेटन ये वाला बन गया। तो वो फिर अंदाजा लगाते हैं कि इसका स्केलेटन दोनों का मिलता जुलता है। इस तरीके से वो अंदाजा लगा रहे थे। या अल्फा कैडमिन था, या पता नहीं कौन सा था, अपने ज़हन में नहीं है। वो बाइसाइक्लिक कंपाउंड वगैरह होते हैं इस तरह। लेकिन आपको समझ तो आ गई, बेसिक नॉलेज तो क्लियर हो गया। यानी इस तरीके से वो अंदाजा लगाते हैं कि इसका स्केलेटन का ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की इंटर कन्वर्जन की जाती है। एक फंक्शनल ग्रुप को जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्ज कर मैंने डिटेक्ट करना कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, वो आया कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, तो या वो अल्कोहल है या नहीं, या वो डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो मैं उसके अंदर उसकी हाइड्रोजनेशन करूंगा। तो फर्ज करो एक कंपाउंड था, उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड मौजूद थे, मुझे नहीं पता, मैंने इसकी की हाइड्रोजनेशन। पहले फर्ज करो उसका स्ट्रक्चर था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं बीच में, जारी बात है 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। मैंने की हाइड्रोजनेशन और मेरे पास क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो 8 के अंदर क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो 2 और 2 12। और मुझे नहीं पता कि इसका ये वाला स्ट्रक्चर था, मैंने सिर्फ इसकी हाइड्रोजनेशन, मुझे सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला पता था, मैंने इसकी हाइड्रोजनेशन की निकल डाला, इसकी रिडक्शन की, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन बढ़ गए, मुझे पता चल गया इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड मौजूद है। इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन वगैरह से हमें पता चल जाती है चीजें कि बीच में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद था। अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ब्रोमिनेशन टेस्ट के जरिए से हमें पता चलता है डबल बॉन्ड का, इस तरह मुख्तलिफ पता चल जाता है ब्रोमीन वगैरह के। सो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट होते हैं डिटरमिन वेदर द रिएक्शन चेंजेस द कार्बन स्केलेटन, के रिएक्शन से कार्बन का स्केलेटन चेंज होता है या नहीं, और इंटर कन्वर्ट द फंक्शनल क्या या फंक्शनल ग्रुप पर कन्वर्ट होते हैं यानी। फर्ज करो अल्कोहल था, मैं नहीं पता ये चीज़ अल्कोहल है यानी, हमने उसकी ऑक्सीडेशन की और एल्डिहाइड बन गया, हमें पता चल जाता है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, तो इसका मतलब पीछे अल्कोहल मौजूद होगा। इसी तरीके से इफ द बोथ द मॉलिक्यूल हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर दोनों मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम सेम है, फर्ज करो पहले कार्बन एटम जितने थे उसके अंदर हमने कोई टेस्ट परफॉर्म किया, बाद में भी कार्बन एटम उतने ही रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है देन दे कैन अकम्प्लिश द सिंथेसिस बाय वन और मोर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। फिर वो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन लगाते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को 2 फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि फर्ज करो हमने पहले इस तरह किया, फंक्शन बीच में एक कार्बन था और उसके अंदर हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन की। तो अगर कार्बन एटम उतने ही रहे, हमने कोई भी चीज थी उसका कार्बन एटम ऑक्सीडेशन की, तो कार्बन एटम पहले जितने थे, फर्क करो कार्बन एटम पहले 10 थे, बाद में भी 10 रहे हैं,
तो हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन से भी यानी वो अलग अलग मौजूद है। यानी अगर बीच में अगर कोई डबल बॉन्ड होता है तो फिर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अगर हुई होती तो फिर वो दोनों एक कार्बन कम हो जाते हैं, एक कार्बन, इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड बीच में मौजूद नहीं है। इस तरह की बात बीच में होती है, हमें पता चल जाता है। उसके बाद अगर कार्बन एटम सेम हो उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी चेंजेस इन द कार्बन स्केलेटन, ये होगी पहली बात, चेंजेस इन द कार्बन स्केलेटन। उसके बाद दूसरी, फिर अगर वो कार्बन एटम सेम हो चेंज और फिर हम उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन लगाई जाती है, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देयर आर द डिफरेंट साइजेज, फिर वो उनके साइज मुख्तलिफ होते हैं, बाज़ का साइज कम होते हैं, बाज़ का साइज ज़्यादा। देन दे मॉडिफाई द कार्बन, फिर कार्बन के स्केलेटन की मॉडिफिकेशन की जाती है, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाती है, कार्बन स्केलेटन के अंदर वो चेंज किया जाता है। फॉर दिस दे लुक फॉर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को देखा जाता है, दैट अलाउज देम टू मेक पॉसिबल कार्बन कंटेनिंग स्केलेटन टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, फिर कार्बन कंटेनिंग स्केलेटन को चेंज किया जाता है, दैट मेक पॉसिबल कार्बन कंटेनिंग स्केलेटन टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। फिर वो ऐसे मॉलिक्यूल देखते हैं जिसमें जो उन्हें अलाउ करता है कि हम वही स्केलेटन बना सकें जो जिससे प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाएगा। देन दे लुक फॉर द वेज टू ऑब्टेन फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल, यानी फिर वो देखते हैं, ऐसे तरीके देखते हैं जिनसे फंक्शनल ग्रुप हासिल किया जा सकता है ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप। फर्ज करें हमें टारगेट मॉलिक्यूल में हमें OH चाहिए, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो OH में जो O जैसे ये जो होती हैं मिथाइल मॉर्फिन वगैरह होती हैं, मॉर्फिन वगैरह होती हैं, उसका ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें बीच में कोई 4 रिंग होते हैं इस तरह के, बीच में कोई मॉर्फिन वगैरह में इस तरह ये होती हैं, इस तरह मॉर्फिन वगैरह में इस तरह होता है, और OH इधर R होता है, फर्ज करो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है। तो अब इसकी सिर्फ OH को चेंज करने से, खाली इधर हाइड्रोजन आयोडाइड डाल दो तो जारी बात है ये O जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड डालो, तो इस जगह पे OH है और मिथाइल आयोडाइड डालो, तो ये वाला मिथाइल इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर मिथाइल आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर यही है। मॉर्फिन का जो होता है तो वो इधर मिथॉक्सी आ जाता है, तो इसकी वो टोटल डिफरेंटी उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। यानी अगर कोई पहले कंपाउंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, जैसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एनर्जेटिक था जो कि बहुत ज़्यादा दर्द को भी ख़त्म कर देता है, सेडेटिव भी था, नशे भी आ जाता है, उसके बाद वो सिर्फ नॉर्मल एनर्जेटिक रह जाता है अगर खाली एक हाइड्रोजन को चेंज कर दिया जाए, यानी इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है बीच में। तो इस तरीके से वो की जाती है।